हाँ, शुरू कर रहा हूँ मैं। चलते हुए इलेक्ट्रॉन को यदि आप समझना चाहते हो तो चलते हुए इलेक्ट्रॉन को समझने का तरीका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के रूप में आपको समझ में आता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ नथिंग बट चलते हुए इलेक्ट्रॉन की का नाम। क्योंकि चलता हुआ इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की ताकत लगाता है। एक ताकत कहलाती है इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक ताकत कहलाती है मैग्नेटिक फोर्स। दोनों ताकतें लगाता है। उसका कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसकी विशेषता ये है कि जिस डायरेक्शन में वो वेव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है तो जब चलता है तो वेव की तरह आप उसको ऑन पेपर ऑन मैथमेटिकल स्केल समझ पाते हैं। क्योंकि इतनी हल्की चीज़ को चलेगी तो उसके मोशन उसके उसके मतलब बेटा, अगर मैं यहाँ से तुम्हारे एक बॉल अगर फेंकूंगा तुम्हारे पास, तो बॉल का शायद तुमको पूरा का पूरा प्रोपोगेशन का डायरेक्शन दिखेगा स्पेस में जब वो बॉल ट्रैवल करेगी। फॉर इंस्टेंस मैं क्रिकेट बॉल तुम्हारी तरफ फेंकूँ, जितनी तेज़ी से फेंकूँ तुमको बॉल हर समय दिखेगी बेटा, क्योंकि उसका मास अच्छा खासा है। अगर उसका मास बहुत निगलेजिबल होता तो और उसको आप वेलोसिटी दे देते तो बेटा वो नहीं दिखती। जैसे आपके छत पे लगा हुआ पंखा, उस पंखे के जो पर हैं बेटा, वो पर का मास कम है तो वो वेलोसिटी में है तो नहीं दिख रहा है। लेकिन वही बीच की जो मोटर का हिस्सा है वो भले वेलोसिटी में उसका मास ज़्यादा तो दिख रही, ऊपर पंखा देख लो। तो सर अगर वो पर तो फिर भी बहुत ज़्यादा मास है। अगर कभी डाउट हो उसके मास पे तो ज़रा पंखा कभी टूटा हुआ पंखा निकाल के देखना और पर उठाना, पर किसी पे फेंक के मारना, लगेगी उसको। मतलब मास है उसका, लेकिन फिर भी सर इतना बड़ा ज़्यादा मास है फिर भी वेलोसिटी आने पे नहीं दिख रहा। देख लो छत देख लो, नहीं दिखता। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब इतना नगण्य मास है, वो इतनी हाई वेलोसिटी में जब चलेगा तो क्या वो दिखेगा? नहीं सर, नहीं दिखेगा। तो उसको समझेंगे कैसे सर? तो मैथमेटिकल टूल ये है कि उसे वेव की तरह समझेंगे। तो अगर वो वेव का प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो वो वेव के द्वारा जो ताकतें क्रिएट की जाएंगी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाएगी, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। हम जान चुके हैं सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि चलते हुए इलेक्ट्रॉन तो बहुत प्रकार के होंगे। हाँ, होते हैं। तो बहुत प्रकार में इनमें फ़र्क क्या होता है बेटा? इनमें फ़र्क होता है इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, जो आपस में रिलेटेड है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। देखा हुआ है, सी उसकी वेलोसिटी और लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सर इतनी सारी वैल्यूज़ रखती हैं, तो इनका कैटेगराइजेशन कैसे करें? जैसे हम ज़मीन का कैटेगराइजेशन करते हैं उनसे शहर, कंट्रीज़, डिस्ट्रिक्ट, वार्ड में बांट के, ताकि उसकी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो पाए। तो वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी बच्चों कैटेगराइजेशन किया गया, जो कहलाता है उसका स्पेक्ट्रम। और ये कैटेगराइजेशन का आधार पता है क्या था? उनका इस्तेमाल, उनका यूज़। मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूँ कि मान लो एक एग्जांपल के रूप में कि 1 से लेके 10 रुपए तक की अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लोगे तो उसका इस्तेमाल आप लेट से खाना बनाने में कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? स्पेक्ट्रम का बेसिक अर्थ होता है इनका कैटेगरी में इनको बांटना। तो कैटेगरी में बांटने का पैमाना क्या था? इनका यूजेबिलिटी। कहो 11 से 15 रुपए की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, उससे आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो। हेलो हेलो बोलना पड़ेगा बेटा, अब थोड़ा सा हाँ बोलना पड़ेगा आपको। हेलो। यस सर। अब ये जो 1 से 10 रुपए, अब सर रुपए तो नहीं है इनका पैरामीटर। इनका पैरामीटर क्या है? इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ। ये हम जान चुके हैं। तो बेटा ये स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट कैटेगराइजेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द यूजेबिलिटी। अच्छा, तो यूजेस मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले मैं आपको इनका कैटेगराइजेशन यानी कि इनका कैटेगरी बता रहा हूँ कि ये रेडिएशंस को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं। तो बच्चों आपको ऐसी फ़ोटो बनानी है। पहले फ़ोटो मत बनाओ, पहले मेरी बात सुन लो केवल। बेटा एक्चुअली जब आप 12वीं में मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ोगे तो मॉडर्न फिज़िक्स में आपको ये वैल्यू भी याद करनी पड़ेगी। हमारी केमिस्ट्री में जेई तक ये वैल्यूज़ काम नहीं आती। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप यहाँ पे 10 की पावर करके जो लिखा हुआ है ना बेटा, इन वैल्यूज़ पे आप ध्यान मत दो। तो सर किस पे ध्यान दें हम? बेटा आप फ़ोटो को ऐसे बनाएंगे कि इस डायरेक्शन में बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी और इस डायरेक्शन में बढ़ रही है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो होती है हर्ट्ज़, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। और जो बेटा वेवलेंथ की एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। हेलो हेलो।
क्योंकि हमको शायद कल की क्लास से, लास्ट क्लास से इतनी बात पता है कि सर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किसी की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ ऑब्वियसली कम होगी, कि उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, वो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा से हम निकाल सकते हैं, वो आपको पता भी है। अच्छा, अब आपको याद क्या करना है, फ़ोटो आप ऐसे ही बनाएंगे बच्चों। मतलब इतना फ़र्क नहीं रखेंगे जितना यहाँ पे क्या है एग्जैक्ट मैथमेटिकल फ़र्क के हिसाब से दिखाया गया। तो अपन वैल्यूज़ पे फोकस नहीं करेंगे बच्चों, आप केवल इस बात पे फोकस कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस हैं वो हाँ क्या कहलाती हैं बच्चों, आप ऐसे डंडी खींच दीजिएगा, क्या कहलाती है बच्चों, क्या कहलाती हैं बच्चों, गामा रेज बेटा। एक्चुअली एक काम करता हूँ बेटा, ये वाला फ़ोटो मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ये फ़ोटो मैं बनवा रहा हूँ आपको, है ना। हम ये समझ चुके हैं सर, हालांकि वैल्यूज़ भी हैं लेकिन वैल्यूज़ हमको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो आप फिजिक्स में रटना 12th में। इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है, एक बार फिर से याद दिलाओ मुझे। इस डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है बच्चों, अच्छा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वैसे गामा रेस से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज का एक बैंड होता है बेटा, उस बैंड को मैं बता देता हूँ, वो बैंड कहलाता है बच्चों कॉस्मिक रेस। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वैसे इससे ज़्यादा भी होती हैं पर हो गया, हम एक लिमिट के बाद की बात कर रहे हैं। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस क्या कहलाती हैं बच्चों, बोलना पड़ेगा। उससे कम फ्रीक्वेंसी जिनकी होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, उससे कम फ्रीक्वेंसी जिनकी होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, उससे कम जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, यूवी, यानी कि शायद आप जानते हो फुल फॉर्म, बोलोगे अल्ट्रा वायलेट। उससे कम जो होती है बच्चों वो क्या कहलाती है, बोलना पड़ेगा बेटा। विजिबल एक्चुअली होता है विबग्योर, लिख भी दे रहा हूँ मैं, आप साफ साफ लिखेगा, मेरे पास जगह नहीं, आप पास तो है विबग्योर। अब एक्चुअली बनाना कैसे, पहले सुन लो, पहले सुन लो, अब इसके बाद और हैं बेटा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बाद में बनाऊंगा, इसके यहाँ पे भी और आएंगी। तो आप या तो अपनी कॉपी को बेटा टेढ़ा कर लो हॉरिजेंटली, आपको जगह ज़्यादा मिल जाएगी ना, बात समझ रहे हो। और यहाँ नीचे बच्चों हम इनके लिखेंगे यूजेस, जैसे मैं लिखता भी चल रहा हूँ, आप बनाना भी चालू कर दीजिए। पहले चलो फ़ोटो बनाना चालू करो बच्चों, इनमें और जगह छोड़ना अभी, यहाँ पे और कॉपी को हॉरिजेंटल कर लो तो आपको यहाँ पे क्या है ज़्यादा जगह मिल जाएगी। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ, हेलो। यस सर। चलो इनके यूजेस बताता चलता हूँ बच्चों मैं आपको। कॉस्मिक रेस का एक्चुअली यूज़ होता है बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन मतलब भाई यहाँ से मार्स कितनी दूर है, आपने लाइट ईयर्स भी कई लोग यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली ये डिस्टेंस ना रेडिएशंस फेंक के ऑब्जर्व किए जाते हैं कि कहाँ से टकराई तो लौटी, तो किस पॉइंट पे टकराई उसका डिस्टेंस, मतलब एक्चुअली एस्ट्रोफिजिसिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स या नासा टाइप की संस्थाएं, इसरो टाइप की संस्थाएं कॉस्मिक रेस का इस्तेमाल करती हैं अपने एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल हेवनली बॉडीज़ के दूरियां नापने के लिए, है ना। तो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन लिख दिया अपन ने। गामा रेस का इस्तेमाल करेंगे बच्चों, आपने सुना होगा एक ज़माने तक कैंसर का कोई इलाज नहीं था, आज के ज़माने में कैंसर ट्रीट हो जाता है, कैंसर इन्हीं रेस से ट्रीट होता है। तो लिखेंगे कैंसर ट्रीटमेंट। बात समझ में आ रही है सबको, कैसे लिखना है समझ में आ रहा है। आप लोग सुंदरता से बनाएंगे उल्टा करके, और यहाँ नीचे लिख लेंगे यूजेस। और ये जो हमने स्पेक्ट्रम यानी कि सेग्रीगेशन किया है कुछ वैल्यूज से कुछ वैल्यूज से, वैल्यूज़ की वैल्यूज़ मैंने नहीं बताई, मैं ये बस बता रहा हूँ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हम क्या कहलाएंगे। ऑब्वियसली कोई एक रेंज से दूसरी रेंज की कोई भी रेडिएशन उठा लो, वो कौन सी रेडिएशन कहलाएगी, कॉस्मिक रेज। ये कैसी बात है, वैसी बात है सर, 1 से 10 रुपये, फिर 10 से 20 रुपये, फिर 20 से 25 रुपये, 25 से, मेरी बात समझ रहा हूँ, कैटेगरी कैसे बांट रहा हूँ मैं, हेलो। बस मैं आपको वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, हेलो बेटा, मुझे हाँ की आवश्यकता है। हाँ सर, यस सर। चलो सबने गामा रेस तक लिख लिया, आगे बढ़ जाऊँ कि रोक रहे हो मेरे को, कि रुक जाऊँ।
चलो रोक रहे हो, चलो रुक गया बेटा। विजिबल लाइट का काम हो गया इल्यूमिनेशन। आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों, विजिबल के बाजू में लिखना है आपको। आप शायद जान रहे हैं आपको कैसे लिखना है। विजिबल के बाजू में लिखेंगे बच्चों इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेडिएशन, कई लोग इनको IR इंफ्रारेड, I फॉर इंफ्रारेड और R फॉर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। इंफ्रारेड से जिसकी कम फ्रीक्वेंसी होती है उसे लोग कहते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव शायद आपने इन जनरल सुना भी होगा। और सबसे आखिर में जो आती है बच्चों उसे हम कहते हैं, मतलब जो हम लिख रहे हैं रेडियो वेव्स, यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। रेडियो वेव्स में भी एक्चुअली बेटा दो प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं। एक कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आप पूरा लिखो तो पूरा चाह लो। एक कहलाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर आपने कभी रेडियो पुराने देखे हों तो उसमें ना दो प्रकार के फुंतरू होते थे। एक घुमाने वाला होता था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करता था, और एक एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैं नोट डाल के आपको लिखवा। फ्रीक्वेंसी तो जानते हो, एम्पलीट्यूड क्या होता है वेव का, मैं आपको दिखा देता हूँ, पर 9-10 में शायद आपने देखा भी होगा। फिलहाल केवल लिख लीजिए। तो हम एक ही प्रकार का मान रहे हैं। अच्छा खैर, इंफ्रारेड का बच्चों इस्तेमाल क्या है? इंफ्रारेड का वाइड एप्लीकेशन है बच्चों हीटिंग। हाँ बेटा बोलो। सर ये करना ही है सर, तो मैं एक सिंपल सा शब्द लिख दूंगा। मैं लिखूंगा बच्चों सिग्नल ट्रांसमिशन। अब सिग्नल ट्रांसमिशन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। वो इंटरनेट के थ्रू आपके, हाँ, कुछ डेटा पहुंचा सकते हैं। वो मोबाइल के थ्रू आपके यहाँ मेरी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। वो सिग्नल्स के थ्रू आपके घरों में टीवी, जो आप टाटा स्काई, वो जो आता है ना आजकल, घर में छतरी लगा दो, वो केबल कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो घर में, वो आपने देखा होगा तो आपको, डिश टीवी। हाँ डिश टीवी टाइप का। उसमें भी एक जो कार्ड डलता है ना, वो कार्ड को कभी पीछे करके देखें, उसमें जैसे आपके फ़ोन में सिम रहती है वैसे एक सिम रहती है वहाँ पे। तो इसको सिग्नल ट्रांसमिशन कहते हैं। हटा दूँ? आज से इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानेंगे? एक वेव। और सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब सर कायदे से ये जो वेव है, सूरज भी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देता है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हाँ बेटा। तो सर क्या वो भी चलते हुए इलेक्ट्रॉन है? हाँ बेटा। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बस अब चलता हुआ इलेक्ट्रॉन बोलना बहुत देसी बात हो जाएगी। तो आज से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ चुके हैं और उसकी भी काफ़ी विशेषताएं जान चुके हैं। एवरीथिंग, एवरी एनर्जी अराउंड अस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आगे बढ़ जाऊँ? यस सर। चलो बच्चों, थोड़ा सा मुझे अपने लिखने का तरीका बता दो आप लोग। तो जो इलेक्ट्रॉन की वेव है, मतलब इलेक्ट्रॉन सर इतना हल्का है कि जब चलता है तो उसे वेव की तरह समझना पड़ता है, तभी हम उसमें मैथ्स लगा पाते हैं। तो कैसे क्या ज्यूम करते हैं उसको, आइए देखें। शायद ये आप सब लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है बच्चों। सब ने ऐसा एक वेव का ग्राफ देखा होगा। तो आज से इलेक्ट्रॉन हमारे लिए ये है उसका प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो सर ये लैम्डा यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे सर? बहुत आसान है बेटा। बेटा दो, ये जो मैक्सिमा होता है ना, इस मैक्सिमा को क्या कहते हैं, किसी को पता है? क्रेस्ट बेटा, CREST, इसे कहते हैं क्रेस्ट। तो दो क्रेस्ट का जो दूरी होती है ना बच्चों, ये एक्चुअली कहलाती है वेव की लेंथ, वेवलेंथ, ये लैम्डा होती है। तो सर दो ट्रफ की दूरी, ट्रफ क्या होती है बच्चों? जो मिनिमा होता है ना वेव का, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रफ, TROUGH, शायद पता होगा आपको।
फिजिक्स में आपने कभी 9वीं 10वीं में देखा होगा। तो दो ट्रफ की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? सर ये भी लैम्डा ही होती है, बराबर ना होगी सर? अच्छा, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक एम्पलीट्यूड नामक शब्द लिखा था मैंने। एक्चुअली बच्चों ये जितना उठता या जितना गिरता है ना, इसे कहते हैं बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो ये मुझे बतानी थी, और कुछ जानकारी यहीं पे दे देता हूँ लगे हाथ। जो हर्ट्ज़ होता है वो फ्रीक्वेंसी को बताता है। हर्ट्ज़ क्या होता है बच्चों? 1 टाइम पीरियड, ये बता चुका हूँ ना आपको। और टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? यहाँ से यहाँ तक जब होता है ना, मोशन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो मोशन रिपीट करने तक में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा उसको कहते हैं एक टाइम पीरियड, एक साइकिल का टाइम पीरियड। और इसलिए बच्चों कई लोग हर्ट्ज़ को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं साइकिल पर सेकेंड। क्या बोलते हैं? साइकिल पर सेकंड। तो कई बार आपको हर्ट्ज़ की जगह CPS भी लिखा रहे तो बौराना नहीं, एक ही बात है। बौरा जाओगे क्या? बोलो। आगे बढ़ जाऊं? यस। चलो बेटा, तो वेव नंबर और एक कन्वर्जन फैक्टर एंगस्ट्रॉम जानने के बाद आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। अब सच्चाई ये है कि यहाँ मैं रोक रहा हूँ एक, तो बेटा वेव माने कैपिटल B, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स पे और खोज हुई तो ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, इनमें केवल वेव नेचर नहीं है बेटा, इनमें बहुत सारा नेचर पार्टिकल जैसा भी है। मतलब एक मास जैसे भी, अगर जब तक आप इसे नहीं मानोगे तब तक आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि चलते हुए इलेक्ट्रॉन को नहीं समझ पाओगे। तो पॉइंट क्रमांक कैपिटल B लिखेंगे बच्चों, यही भी डेवलपमेंट था बोर मॉडल बनने के पहले का। तो लिखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ब्रैकेट में लिख देंगे। ये एक्चुअली कई लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं इसको, क्योंकि प्लैंक नामक व्यक्ति था, उसने ये दिया था। तो कई लोग इसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये पूरा क्वांटम मॉडल नहीं है जो एक्चुअली एटम को समझा पाया है। हाँ, पर प्लैंक ने लगभग क्वांटम मॉडल को शुरू करने का ज़रूर तरीका दिया था, जो कि बाद में हुआ। प्लैंक के बाद तो बोर का मॉडल आया, हालांकि बोर का मॉडल की भी कमियों को दूर करने के लिए क्वांटम मॉडल आया। तो इसके बाद आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने क्या कहा उसके बारे में चर्चा करते हैं। इतना लिखो तो हाँ बोलो क्या? चलो तो एक मिनट रुक जाइए। रुक गया बेटा। तो चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, आज से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉन। चलता हुआ इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा चलता ही रहता है, हमेशा मूव ही करता रहता है। जैसे अर्थ, हमें जब अर्थ इतनी भारी हमेशा मूव ही करती रहती है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी हमेशा मूव ही करता रहता है। लेकिन अर्थ क्योंकि इतना बड़ा है इसलिए उसको एक पार्टिकल की तरह ही हमने समझ के पूरी फिजिक्स लगाई है इसमें। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है तो उसको समझने के लिए हमको, उसकी कुछ बातों को समझने के लिए उसे वेव मानना पड़ता है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए उसको हमें पार्टिकल यानी कि एक मास भी मानना पड़ेगा। भले नगण्य है लेकिन मानना पड़ेगा। समझाने वाला व्यक्ति क्वांटम था, प्लैंक था, और थ्योरी कहलाती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में लिखेंगे बच्चों पॉइंट क्रमांक 1, शुरू कर रहा हूँ मैं, कोई रोक नहीं रहा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बच्चों इंग्लिश लिखेंगे, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको समझने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी? ये चीज़ की आवश्यकता पड़ी कि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पार्टिकल मानना पड़े। तो सबसे पहले बच्चों देखो, ये फालतू की इंग्लिश है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं सीधा पॉइंट नंबर 1 लिख रहे हैं बच्चों। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बच्चों, प्लैंक जो व्यक्ति था, प्लैंक अज्यूम्ड, उसने अजम्पशन किया और दुनिया ने इस चीज़ को मान भी लिया। क्या अजम्पशन किया? अज्यूम लिखेंगे, अज्यूम दैट रेडिएशन कुड बी सब डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन्हें हम अलग अलग चंक्स ऑफ एनर्जी में बांट रहे हैं। चंक्स ऑफ एनर्जी मतलब बेटा मैंने बैंडविड्थ, मैंने सेग्रीगेशन किया ना
कि कॉस्मिक रेज के रेडिएशन हैं, गामा रेज के रेडिएशन हैं, एक्स रेज के रेडिएशन हैं। हेलो, तो प्लैंक ने कहा कि भैया देखो, हर जो रेंज तुमने बांटी है ना, उसकी यूज़ अलग अलग पता क्यों है? क्योंकि हर रेंज की हर रेडिएशन की एनर्जी अलग अलग है, ताकत औकात अलग अलग है। आगे लिखेंगे ही सजेस्टेड, उसने सजेस्ट किया दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुड एमिट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर। सुनते भी रहो, लिखते भी रहो। कहने का अर्थ ये है कि उसने जैसे बारिश होती है ना भाई, आसमान से बारिश गिरती है, देखा आपने? हाँ सर, क्या बारिश मतलब भगवान जैसे एक होता है ना कि बाल्टी लो और डाल दो, क्या बारिश कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है कि बूंद बूंद डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है? हेलो, डिस्क्रीट पैकेट्स में होती है, बूंद बूंद। हेलो, भले जितनी भारी बारिश हो, होती तो बूंद बूंद है ना। हेलो हेलो, उसने प्लैंक ने कहा कि हर एटम और हर मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल भी बने किससे हैं? इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन तो है ही। उसने कहा हर एटम और हर मॉलिक्यूल, मतलब हम खुद एक ऑर्गेनिज्म भी, हमारे जैसा इंसान भी, हर मॉलिक्यूल हर समय, हर घड़ी, हर इंस्टेंट में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देता भी है और गेन भी करता है। मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम एब्जॉर्ब भी करते हैं और एमिट भी करते हैं। लेकिन ये एब्जॉर्प्शन और जो एमिशन होता है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं होता। कंटिन्यूअस मतलब होता ही नहीं रहता, डिस्क्रीट फॉर्मेट में होता है, जैसे बूंद 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 बूंद। मतलब मैंने एनर्जी ली फेंकी, ली फेंकी, ली फेंकी, ली फेंकी, समझ रहे हो? हेलो हेलो। और ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लेन देन करती है कोई भी एटम या मॉलिक्यूल, वो किस फॉर्म में करता है? एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में करता है। और उन्हीं एनर्जी पैकेट्स को बच्चों क्वांटा या फोटोन कहते हैं। इंग्लिश आगे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इसलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। पॉइंट नंबर 1 में ही लिखेंगे ही गेव द नेम क्वांटम टू द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फुल स्टॉप। उसी में लिखेंगे द एनर्जी ई ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन ई इज इक्वल टू एच न्यू। इतना लिखो तो हाँ बोलो। एक बार मैं ये कहानी फिर से बोल दे रहा हूँ, बाकी आप लोग लिख तो रहे हो। प्लैंक ने कहा कि हर एटम, हर मॉलिक्यूल, हर समय, हर क्षण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब भी करता है, एमिट भी करता है, लेकिन ये लेन देन वो डिस्क्रीट यानी कि कंटिन्यूस नहीं करता। जैसे मैंने एक पैकेट लिया, एक पैकेट फेंका, एक पैकेट लिया, एक पैकेट फेंका। और ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं, इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं क्वांटम। तो हर क्वांटम ऑफ एनर्जी इज लाइक अ पैकेट ऑफ एनर्जी। और ये हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का लेन देन कैसे होता है? एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होता है। कभी भी एनर्जी का लेन देन होगा तो इन्हीं क्वांटम, इन्हीं पैकेट्स, और ये पैकेट ऑफ एनर्जी जो हर स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी होगी, उसे, उसकी एनर्जी को अगर हम ई कह रहे हैं, और उस पैकेट के करस्पॉन्डिंग, भाई एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये एनर्जी उसकी मतलब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। और एनर्जी अगर प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लग गया h, जो कि कहलाता है उसी व्यक्ति का कांस्टेंट, उसी के नाम से है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको लिखना है अभी, इतना लिखो तो हाँ बोलो। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है h, इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जूल सेकेंड। लिखो तो हाँ बोलो। अच्छी है, थियोरेटिकल बातें। इसी में कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये जो क्वांटम शब्द है उसका एक्चुअल मतलब क्या है, तो लिखेंगे, वैसे इंग्लिश में ही बोल दे रहा हूँ बच्चों, इसकी लिखेंगे बच्चों, इंग्लिश में लिखेंगे ईच एनर्जी पैकेट इज क्वांटाइज्ड। अब एनर्जी पैकेट को हम क्वांटम कहते हैं, मान लिया, आज से पैकेट नहीं कहेंगे, हम क्वांटम कहेंगे। अब ये
एनर्जी पैकेट इज क्वांटाइज्ड, मतलब सर वो तो क्वांटम उसका नाम है नहीं बेटा, क्वांटाइज्ड या क्वांटाइजेशन का मतलब समझ लो, लिखना नहीं, बस इतना ही लिखना पर्याप्त है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ इंडियन करेंसी इज क्वांटाइज्ड, इसका क्या अर्थ है बेटा? कभी भी कोई चीज़ क्वांटाइज्ड शब्द तब लगाया जाता है जब उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही मिलती हैं, बीच की सारी वैल्यूज़ नहीं मिलती। मतलब जैसे इंडियन करेंसी इज़ क्वांटाइज, मतलब 1 रुपये का डिनोमिनेशन मिलता है, हाँ सर। 2 रुपये का मिलता है, हाँ सर। 3 रुपये का मिलता है, नहीं। फिर कहाँ मिलता है सर? 5 रुपये का मिलता है। फिर क्या मिलता है सर? 10 रुपये का मिलता है। फिर क्या मिलता है सर? 20 रुपये का मिलता है। फिर 50 रुपये का, फिर 100, फिर आज के नाम में 200, फिर 500, अब 1000 नहीं मिलता, फिर सीधा 2000। मतलब सर किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम तब कहेंगे वो क्वांटाइज्ड है जब उसकी सर्टन स्पेसिफिक वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड, सगली ऑल द वैल्यूज आर नॉट ऑब्टेन्ड। बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो। Yes, sir. तो एटम के द्वारा एनर्जी भी क्वांटाइज्ड, भाई कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम के द्वारा हमको अब ये पता चल चुका है एनर्जी का लेन देन हो सकता है। एनर्जी का लेन देन कैसे होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खाई जाती हैं और दी जाती हैं। लेकिन आज से हम ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खाई जा रही है, आज से हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ठीक है खाई जा रही है, जो एनर्जी का लेन देन है वो कैसे हो रहा है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो क्वांटम ऑफ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रही है या तो एमिट हो रही है। इतनी बात राइट है? अच्छा, अब किसी को अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है तो ये वो एक क्वांटम ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, ये चल सकता है। लेकिन आधा क्वांटम, एक वो खुला पैकेट नहीं बिकेगा। जैसे होता है ना, तुमको अगर पार्ले जी बिस्किट खरीदना है तो एक पैकेट मिलेगा, ये नहीं एक बिस्कुट मांगोगे तो कंपनी ना बेचेगी। हेलो, एक एक पैकेट बेच देगी, उस पैकेट के अंदर जितने भी हो वो पैकेट नहीं खुलेगा बेचने में। हेलो हेलो। वैसे एनर्जी का लेन देन कैसे होगा? तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे देयरफॉर E इज इक्वल टू 0 हो सकता है, एच न्यू हो सकता है, मतलब एक पैकेट, ट्वाइस ऑफ एच न्यू हो सकता है, थ्राइस ऑफ एच न्यू हो सकता है, 4 टाइम्स ऑफ एच न्यू हो सकता है, सो ऑन। इसके बीच की, मतलब 0 से एच न्यू के बीच की वैल्यू, एच न्यू से 2 एच न्यू के ऐसे बीच की कोई भी रेडिएशन का लेन देन बोलो नहीं होगा। हेलो, बात समझ में आती है? नहीं होगा, yes, sir. खुला पैकेट का लेन देन नहीं होगा, मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एच न्यू का ही होगा। न्यू चेंज कर सकते हो तुम, फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो, पर कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लेन देन पैकेट्स में होगा। मतलब 1 एच न्यू आ जाओ, 2 एच न्यू आ जाओ, 4 एच न्यू आ जाओ, 10 एच न्यू आ जाओ, 1 करोड़ एच न्यू आ जाओ, लेकिन मल्टीपल एच न्यू का ही रहेगा, इंटीग्रल मल्टीपल। आधा, डेढ़, पौन ये ना हो पाएगा। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। तो उसी में लिखेंगे टोटल एनर्जी गिवन बाय एनी पावर सोर्स इज गिवन बाय, चलो फॉर्मूला रिलेट करूं, हटा दूं? Yes, sir. चलो हटा दीजिए. इसको लिखते हैं बच्चों, और इसी के साथ फिर आपको जो आपको होमवर्क दिए गए थे बच्चों, यहाँ की थ्योरी के पहले के सारे एग्जाम्पल और जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सवाल दिए थे वो भी सारे एग्जाम्पल वो फिर से अटेम्प्ट करना। चलो बेटा, शायद हमको पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये आपने सुना होगा शायद 10th 9th 10th में। हेलो हेलो, Yes, sir. पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वर्क डन Done upon time. अपॉन टाइम। अच्छा, जो भी अगर मान लो मैं बल्ब की बात कर रहा हूँ, बल्ब का पावर की बात कर रहा हूँ, तो बल्ब जो वर्क करेगा, वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। हेलो हेलो। तो और हमको पता है सर पावर इज इक्वल टू, आज से अब मैं वर्क डन को फिलहाल इस केस में लिख दे रहा हूं टोटल एनर्जी, वर्क डन को लिख दे रहा हूं ई टोटल, यानी कि टोटल एनर्जी अपॉन टाइम को टी लिख दे रहा हूं। पावर की यूनिट भी बता देता हूं बच्चों। पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों? पता है सर किसी सबको? ऐसा यूनिट वॉट, पता है ना? एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल। और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? सेकेंड। पता है सबको? ये पहला फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको मैं, इसका इस्तेमाल आएगा आपको एनसीईआरटी के सवालों को भी कर लेना, एक्सरसाइज के भी, बाकी अटेम्प्ट करना, कल इससे आगे बात करेंगे। इतना लिखो तो हाँ बोलो। अगर हम बात कर
देंगे तो is h nu. What is this? एनर्जी किसका? क्वांटम ऑफ रेडिएशन या तो क्वांटम ऑफ रेडिएशन बोल दो या पैकेट बोल दो, और सच्चाई ये है बेटा, जब ये रेडिएशन कौन फेंकता है? सूरज देता है ना। तो इन पैकेट्स को कई लोग फोटॉन्स भी कहते हैं। शायद आप में से कोई पूछ रहा था सर फोटॉन क्या होता है, तो जब ये क्वांटम ऑफ एनर्जी सूरज देता है ना, तो उसे कहते हैं फोटॉन। इन जनरल भी कई बार फोटॉन यूज़ कर लेते हैं। तो पैकेट ऑफ एनर्जी को कई लोग क्वांटम कहते हैं। तो और करके लिख दो क्वांटम, और करके लिख दो फोटॉन। और व्हाट इज एन बच्चों? नंबर ऑफ फोटॉन्स फोटॉन्स, नंबर ऑफ पैकेट्स या नंबर ऑफ क्वांटम। तो भाई अगर मैंने तुमको एक पैकेट ऑफ एनर्जी मान लो 10 रुपए की है, मैंने तुमको ऐसे कितने पैकेट दिए? 16 पैकेट दिए। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 16 इंटू हर पैकेट ऑफ एनर्जी। और शायद एक इससे एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं बच्चों। इतना लिख लिया सामने, आगे बढ़ूं? इतना लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं? यस सर तो अगर आपको न्यू नहीं दिया है, उसका वेवलेंथ दिया है, तो आप एच न्यू की जगह एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हो। यहाँ पे एच सी बाय लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों? एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम या फोटॉन या पैकेट। हेलो, यस सर चलो हटा रहा हूँ बच्चों। अब आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का जो पहला पेज है ना बेटा, जो स्टार्टिंग के सवाल हैं, शायद पहले पेज के कुछ सवाल मैंने छुड़वाए थे ना बच्चों आपको। हेलो हेलो, यस सर वो सारे सवाल कर लेना बेटा। सॉल्व